नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को कवर करेंगे सीबीएसई क्लास 12th के। और यहाँ पर हम जो भी लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा जिससे आपकी जो तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। साथ ही यार आप कंप्लीट राइटिंग सेक्शन के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मान के चलिएगा कि वहीं से आपको अपनी परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री नोट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन को। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर हमें नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाइज, देन लेटर्स दो तरह के रहेंगे, एक होगा लेटर टू एडिटर और एक रहेगा एप्लीकेशन फॉर द जॉब। देन इसके बाद हमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग इसके अंदर पढ़ना है। टोटल जो आपका क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है ये 20 मार्क्स का रहने वाला है और इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस भी देखने को मिलेगी। अब की बार ख़ास बात यह है कि सारे के सारे जो भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के एलिमेंट्स हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं। बढ़ते हम आगे, स्टार्ट करते हैं नोटिस को। तो नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट रहता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के रहता है। इसको हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे लगाया जाता है ना, ऐसा नहीं होगा कि घर के अंदर हम नोटिस लगा रहे हैं। देन इसके बाद शॉर्ट, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट रहेंगे, मतलब इसमें फालतू की बात नहीं रहेगी कि अच्छा आपके यहाँ पर वेदर कैसा है, वो कैसा है, आपके हालचाल कैसे, नहीं, सीधा टू द पॉइंट क्या आपको सूचित किया जाता है कि इस चीज़ के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाहते हैं। देन इसके बाद अगर कुछ गाइडलाइंस की हम यहाँ पर बात करें तो जो नोटिस रहता है इसके अंदर हम NOTIC नोटिस कीवर्ड को मेंशन करते हैं, डेट मेंशन की जाती है, इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, ये सब हम वहाँ पर लिखते हैं। देन उसके बाद अप्रोप्रिएट हेडिंग दी जाती है, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है, क्या पर्पस है उसको हम बेसिकली वहाँ पर लिखते हैं एंड लास्ट में नोटिस को हमेशा एक डिब्बे में बंद किया जाता है। तो अगर हम नोटिस का फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल चमेली देवी पब्लिक स्कूल से अगर नोटिस लिखा जा रहा है तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा चमेली देवी पब्लिक स्कूल। देन इसके बाद एक लाइन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। NOTIC कीवर्ड लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डेट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। देन बीचों बीच हम लिखते हैं हेडिंग, ठीक है। सो हेडिंग हमेशा क्या रहेगी, सेंट्रल अलाइंड रहेगी, मतलब बिल्कुल बीचों बीच उसको लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे हम कंटेंट को बिल्कुल आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर बिल्कुल सारी रेलेवेंट बातें आपको लिखना है, कोई इवेंट है तो आपको डेट, टाइम, वेन्यू भी वहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद वापस से अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे ऊपर लिखेंगे सिग्नेचर ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में साइन नहीं करने हैं, सिर्फ वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। ये कई बार ऑप्शनल रहता है तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लिखें। देन उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है नेम में हमेशा कैपिटल लेटर्स से जो पहला अक्षर है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अर्पित तो मैं A कैपिटल में लिखूंगा, फिर उसके बाद RPIT स्मॉल में। सेम अगर मैं सरनेम भी लिख रहा हूँ तो P कैपिटल में लिखूंगा पोरवाल का, एंड देन उसके बाद ORWAL मैं स्मॉल में लिखूंगा। फिर लास्ट में आ जाता है डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे आप हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ प्रिंसिपल किसी नोटिस को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन में क्या, प्रिंसिपल। आप किसी क्लब के सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी ऑफ दिस क्लब, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। बढ़ते हम आगे, और अब की बार यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर बता रखा है कि किस हिसाब से मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा नोटिस, 1 मार्क रहेगा फॉर्मेट का, 2 मार्क रहेंगे कंटेंट के, 1 रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और 1 मार्क एक्यूरेसी। यही जो पैटर्न है वो आपके जो सीबीएसई का एग्जामिनर रहेगा उसके पास रहेगा और वो इन सारे पॉइंट्स को देखेगा कि क्या आपने फॉर्मेट सही बनाया है, नहीं बनाया है, क्या जो आपको कंटेंट दिया हुआ है आपने उसका इस्तेमाल किया नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है ना, जैसे कोई इवेंट है तो इवेंट में आप सबसे पहले लिखोगे कि आप सभी को सूचित किया जाता है ना, यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड। देन उसके बाद फिर इवेंट क्या है वो लिखेंगे, फिर डेट, टाइम, वेन्यू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि मतलब आप
इस इवेंट में ज़रूर से आइएगा, या अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो ये है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। अब आप इन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे कर देते हैं, सबसे ऊपर लिख देंगे कि इवेंट में ज़रूर आइएगा, सबसे लास्ट में लिखेंगे आपको सूचित किया जाता है, तो डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया नहीं हुआ। एंड 1 मार्क एक्यूरेसी का है, ठीक है। तो फॉर्मेट में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बता रखा है कि आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नोटिस शब्द लिखना है सेंटर में, सबसे ऊपर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद डेट कहाँ पर लिखनी है, तो डेट आपको लेफ्ट में लिखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फॉर्मेट यहाँ पर बता रखा है जो मैंने आपको भी पहले बताया है। देन इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी नोट में कि अगर आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो पूरा 1 मार्क मिलेगा, एक भी चीज़ आपने घटाई तो आधा मार्क्स आपका कट सकता है, और 2 से ज़्यादा चीज़ों को गायब कर दिया, 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, देन सारे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नोटिस के अंदर फॉर्मेट में आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये आपकी CBSE के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अंदर से मैंने निकाला है। देन इसके बाद अगर हम बात करें 2 मार्क कंटेंट के हैं, और कंटेंट के अंदर आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी रहेंगी, तो आपको उन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को घटा देते हो तो वहाँ पर आपके हाफ मार्क डिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड को भी आप अच्छे से पढ़ना, और इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है। देन इसके बाद आ जाता है 1 मार्क एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी में बेसिकली आती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और कहीं अगर आपने पंचुएशन मार्क्स अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड थे नहीं लगाए तो वहाँ पर आपके मार्क्स एक्यूरेसी के कट जाएंगे। वही अगर 1 से ज़्यादा गलती करोगे तो आपको आधा मार्क कटेगा, 2 से ज़्यादा गलती कर मतलब 2 या 2 से और ज़्यादा गलती कर दी, 2 से ज़्यादा बेसिकली, तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी के 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो ये बेसिकली मैंने फॉर्मेट बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है इस एग्जांपल को। सबसे ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे LV साइकिल इंग्लिश स्कूल, फिर नोटिस कीवर्ड को लिखा जाता है, चाहे तो अंडरलाइन करें, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट हम इस प्रकार का यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि CBSE ने एकदम ऑफिशियली और कोई फॉर्मेट बताया नहीं है, तो आप अगर डेट सही से लिखते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बस डेट लिखना ज़रूर है। तो 28 अप्रैल 20XX, ठीक है। अगर वहाँ पर प्रॉपर डेट ही दे रखी है ईयर के साथ तो भाई साहब आप पूरा लिख देना, ईयर के साथ नहीं दे रखी है तो आप 20XX वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास हेडिंग। तो आप देख पा रहे होंगे कि हेडिंग को एकदम बीचों बीच में लिखा गया है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। फिर स्टार्ट कर देते हैं हम नोटिस को। द स्कूल इज प्लान्ड ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ लेनिन मेमोरियल हाई स्कूल रशिया would be attending the classes in the school and the program will be conducted, ठीक है। डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। लास्ट में हमने इसको ख़त्म कर दिया है बाय राइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अंडर साइंड, है ना। अंडर साइंड मतलब नीचे जिसका सिग्नेचर किया हुआ है। तो गीता गंगवानी, कोऑर्डिनेटर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मिसिंग है, जो मैंने आपको बोला था ऑप्शनल रहती है ना, वो है सिग्नेचर। तो यहाँ पर गीता गंगवानी जहाँ पर लिखा है, इसके जस्ट ऊपर लिखा जा सकता था GEETA कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो वो उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, और लास्ट में इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे यार क्वेश्चंस की, और मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप सार्थक के कक्षा 12वीं के सर्वोदय पब्लिक स्कूल लखनऊ, एंड आप हेड बॉय हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन दे रखा है और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना, निकालते जाना चीज़ें क्या है, और नेम दे रखा है सार्थक, इसी से आपके सिग्नेचर भी हो जाएंगे। देन 50 शब्दों में आपको लिखना है, इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को अपकमिंग साइंस फेस्ट के बारे में। तो वही सबसे ऊपर लिखेंगे हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस कीवर्ड, डेट। देन इसके बाद आपका आ जाएगा हेडिंग। हेडिंग के बाद फिर आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल इसी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट, है ना। फिर डेट, टाइम, वेन्यू सारे लिखना है। लास्ट में आपको इसको एंड कर देना है कि इंश्योर करें कि आपके मॉडल्स ओरिजिनल हो ना, क्योंकि साइंस फेस्ट है ना, वरना बच्चे भाई सब बाज़ार में से 100 200 रुपए के मॉडल्स ले आएंगे। फिर आपका आ जाएगा सिग्नेचर सार्थक, है ना, फिर नेम, देन डेजिग्नेशन, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस नोटिस को लिख सकते हो। लास्ट में इसको बॉक्स में ज़रूर से बंद करना। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वायरमेंट क्लब है आपके स्कूल का, है ना। ट्री प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो पूरा दे रखा है आपको, नेम, डेजिग्नेशन, सब कुछ। अब देखो यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी मेंशन नहीं कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो फिर आप अपने मन से किसी भी स्कूल को ले सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर सिटीजन पब्लिक स्कूल वाराणसी लिख रखा है, आप ABC पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हो। नोटिस कीवर्ड, अब देखो यहाँ पर जो जनरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ना। डेट को जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेंटर अलाइन कर दिया, जबकि CBSE ने फॉर्मेट में स्पेशली बोला है कि इसको लेफ्ट में अलाइन करना है। तो डेट कहाँ पर लिखी जाएगी, लेफ्ट के अंदर।
फिर आपका आ जाएगा बीच के अंदर हेडिंग, है ना, फिर बॉडी। बॉडी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इसमें बॉडी को भी सेंट्रल अलाइन कर रखा है। और फिर लास्ट में वापस सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, इन सभी को सेंटर अलाइन नहीं करना है, इसको आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, ठीक। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और यहाँ पर आर्ट्स क्लब है आपके स्कूल का, ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन, नोटिस लिखना है 50 शब्दों में। और आप सनराइज पब्लिक स्कूल, हमेशा याद रखना है अगर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है तो आपको वही लिखना है, फिर वहाँ पर ABC नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मेंशन है, जैसे ऋषभ रिद्धिमा मेंशन है, तो आपको अपने नोटिस के अंदर इसी को यूज़ करना है, वरना कंटेंट के मार्क्स कट जाएंगे। तो वही सनराइज पब्लिक स्कूल, नोटिस, डेट, है ना। देन इसके बाद आ जाएगा आपके पास बीचों बीच हेडिंग। फिर ये एक बहुत ही कमाल की लाइन है, इसको आप याद कर लेना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, है ना। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं पड़ता है कि कहाँ से नोटिस स्टार्ट किया जाए, इस लाइन से कर दो, ठीक। फिर जो भी आपका इवेंट है उसके बारे में बताओ, डेट, टाइम, वेन्यू, थीम एज इट इज़, बिल्कुल ये सबसे परफेक्ट फॉर्मेट है ना, बिल्कुल बीचों बीच डेट, टाइम, वेन्यू, इस तरह से कॉलन कॉलन करके आप लिख सकते हैं। लास्ट में वही कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम दे दें, किसको दे दें, रिद्धिमा सेक्रेटरी आर्ट्स क्लब। अब यहाँ पर भी आप सिग्नेचर और कर सकते हैं रिद्धिमा लिखकर। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। सिटीजन पब्लिक स्कूल रामबाग वाराणसी, इसको भी अभी हमने देखा था, है ना, क्लीनलीनेस ड्राइव वाला, वो सिटीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट को अपनाया गया है, और यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर रखे थे तो मैंने कर दिए सिमरन शर्मा, ठीक है। बाकी ये सही है ना। डेट, टाइम, मीटिंग पॉइंट को थोड़ा सा आप सेंटर में अलाइन कर सकते थे, जैसे यहाँ पर इसने लेफ्ट में कर दिया है, ठीक है। हालांकि मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सेंटर में करते हो तो ज़्यादा सही दिखता है वो। देन इसके बाद अगर हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन को देखें CBSE के 2023 के, तो यहाँ पर 2 अब की बार नोटिस में आपको चॉइस दे रखी है, ठीक है। तो अब नोटिस तो आपको लिखना ही है, बस टॉपिक अलग अलग हो सकता है। जैसे पहला है कि आप जोशी मैथ्यू हो, प्रेसिडेंट हो स्कूल क्लब के। अब सिंस हमने इतने सारे नोटिस सॉल्व कर लिए तो ये दोनों नोटिस आपके लिए होमवर्क है, हालांकि मैं इसके वैल्यू पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपका नाम दे रखा है, डेजिग्नेशन है, आप प्रेसिडेंट हो स्कूल क्लब के, बुक क्लब के, ठीक है। देन उसके बाद ड्राइव ऑर्गेनाइज की जा रही है, किस लिए, तो सब्जेक्ट भी दे रखा है, आपको हेडिंग दे रखी है, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक, है ना, रीयूज़ को प्रमोट करना है बुक के। नोटिस लिखना है वही 50 शब्दों में। इन्फॉर्म करना है किसको, क्लास 10 से 12 को, है ना, तो 10 से 12 क्लास को इन्फॉर्म करना है, तो वही वाली लाइन जो भी मैंने आपको बताई थी उसको चिपका देना। इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ड्राइव के बारे में उनको करना है, एंड मेंशन हाउ डोनेटेड बुक्स वुड बेनिफिट अ चैरिटेबल कॉज, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको 1-2 लाइन में ये भी बताना रहेगा कि कैसे ये जो बुक्स आप डोनेट करोगे इससे बेनिफिट होगा, और ये एज ए चैरिटी आप कर रहे होंगे। आसान है, देखो तो इसमें आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करेक्ट फॉर्मेट का यूज़ करना है भाई, है ना। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें स्कूल का नाम कहीं मेंशन नहीं है तो आप ABC पब्लिक स्कूल लिख देना। देन इसके बाद आपका नोटिस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर हेडिंग में आप लिख सकते हो, है ना, रीयूज़ ऑफ द बुक्स, है ना, तो इस तरह से रीयूज़ ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, बिल्कुल ये हेडिंग लिख लेना। फिर उसके बाद आप इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ क्लास 10 to 12 अबाउट दी, जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। सो आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे सारे स्टूडेंट का अटेंशन। फिर इवेंट के बारे में आप मेंशन करोगे, डेट, टाइम, वेन्यू, है ना, DTV मतलब डेट, टाइम, वेन्यू आप दोगे यहाँ पर से। देन उसके बाद शेयर करोगे कि कैसे डोनेटेड जो बुक्स हैं वो बेनिफिट करेगी चैरिटी के लिए, और उनको सभी को अर्ज करेंगे कि आप सभी कंट्रीब्यूट करें इस नोबल कॉज में। एंड देन उसके बाद लास्ट में आप लाइन विथ रेफरेंस टू अंडरसाइन, है ना, कि आप जो भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अंडरसाइन को कॉन्टैक्ट करें, वो लाइन लिख के। एंड देन उसके बाद आपके सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है। नाम जोसली मैथ्यू है, डेजिग्नेशन में आ जाएगा प्रेसिडेंट स्कूल बुक क्लब। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। एक और ये प्रश्न है ना, ये ऑप्शन में था और में है कि आप हाउस कैप्टन है ABM पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर स्कूल का नाम दे रखा है, नोटिस आपको लिखना है, आपका डेजिग्नेशन है हाउस कैप्टन, ठीक है। आपका नाम भी दे रखा है कृतिका रेड्डी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन सबको यूज़ करना है, और यहाँ पर वही सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अटेंशन, कॉन्टेक्स्ट देना है, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इवेंट, देन लाइन ऑफ पोलाइट अपॉलॉजी, ठीक है, और देन उसके बाद लाइन विथ रेफरेंस टू अंडरसाइन, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा। फिर उसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। अब एक और प्रश्न CBSE के 2021 वाले सैम्पल पेपर में प्रश्न पूछा था कि आप रेचल रूबिन है, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप आपको ऑर्गेनाइज करना है, नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, कौन से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को।
तो आसान है ना। इसमें भी वही सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, है ना। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जिनको आप जैसे बाई चांस आपको कंटेंट बनाने में दिक्कत आए तो फिर आप यूज़ कर सकते हो कि व्हाट, है ना, क्या कंडक्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लिखोगे तो मस्त आपका 50 शब्दों का कंटेंट बन जाएगा। 50 शब्द इसमें कब से काउंट होते हैं? बॉडी के 50 शब्द, ठीक है, ऊपर नीचे वाले काउंट नहीं होते आपके फॉर्मेट के। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, है ना, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी कि आप सबसे ऊपर क्या लिखते हैं। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आप लिख देंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, तो जहाँ क्वेश्चन सेकंड का ब्लैंक दे रखा है वहाँ पर हम लिखते हैं सिग्नेचर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। एंड थर्ड पे हम क्या लिखते हैं, नेम, तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ यार, बच्चा पार्टी अभी हमारे प्लस कोर्सेज अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ पर हम इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन को कवर करते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो आप भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं APpedia 100, ठीक है, ये अपने चैनल का नाम है, तो APpedia 100 को आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई इसमें ऑफ़र आ रहा होगा तो उस ऑफ़र का भी आप लाभ ले पाएंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस वीडियो को फॉर एग्जांपल बाद में देख रहे हैं, है ना, तब ऑफ़र आ रहा है 25% का, तो आपके लिए वो 25% लागू हो जाएगा। और यहाँ पर यार एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और कुछ MCQs आपके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे सुनिश्चित हो जाएगी। वीडियो को पॉज करें देन वापस प्ले करें। विच ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मैंशन इन नोटिस, तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेट कहाँ पर मेंशन की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड। देन उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी को कहाँ पर लिखा जाता है, तो नेम डेजिग्नेशन सबसे नीचे है, तो बॉटम, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो बॉटम लेफ्ट, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, तो सबसे ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 2, फिर नोटिस कीवर्ड, देन इसके बाद लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं हेडिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस को। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई जो हैं ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं और टोटल जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है। तो मतलब 25% जो वेटेज है वो आपके सिलेबस का फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज़ का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल इन्विटेशन को देखते हैं। तो इन्विटेशन यार बेसिकली एक प्रकार की रिक्वेस्ट है ना, जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को की जाती है ताकि वो आपके इवेंट को ज्वाइन कर सकें। इनविटेशन 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन हमेशा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एंड फॉर्मल इनविटेशन के लिए जनरली तो हम एक इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी शादी होती है तो आपके घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है। लेकिन कई बार अगर हम बहुत ही स्पेशल किसी गेस्ट को बुला रहे हैं, किसी VIP को बुला रहे हैं, तो वहाँ पर हम लेटर का भी यूज़ कर लेते हैं फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर। वहीं पर इनफॉर्मल इन्विटेशन तो हमेशा एक लेटर की फॉर्मेट में ही होता है। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें फॉर्मल इन्विटेशन की तो ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं। तो याद रखना थर्ड पर्सन में अपने को इसको लिखना है ना। थर्ड पर्सन मतलब ऐसा लगेगा कि आप बाहर से किसी भी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, मतलब लड़ाई 2 और जनों की हो रही है और आप तीसरे व्यक्ति हो ना, बाहर से उस चीज़ को देख रहे हो। देन इन केस ऑफ ए VIP अगर आप किसी भी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हो, है ना, तो उसके नाम को आपको इनविटेशन में लिखना होता है, वरना जनरली सभी का नाम नहीं लिखा जाता है ना। जैसे शादी की जो पत्रिका होती है तो उसमें अंदर की तरफ थोड़ा ना आपका नाम लिखा जाता है कि हाँ, है ना, शादी जिसकी होती है बस उसका नाम लिखते हैं, या फिर जो नीचे है ना बहुत सी बार उनका नाम लिख देते हैं जो घर के मेम्बर्स होते हैं, लेकिन सबका नाम नहीं लिखा जाता ना। नाम तो फिर वो ऊपर लिफाफे पे लिखते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल VIP है तो उसका नाम आप अंदर कार्ड में लिखोगे। देन डेट ऑफ राइटिंग नहीं लिखा जाता कि कौन से दिन उस पत्रिका को छापा गया है, वो नहीं लिखा जाता, जबकि डेट ऑफ इवेंट लिखा जाता है ना, किस दिन आपको आना है वो लिखा जाता है। कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। लास्ट में यहाँ पर RSVP का यूज़ किया जाता है। RSVP एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है प्लीज़ रेस्पॉन्ड। तो जनरली क्या होता है यार, देखो विदेशों के अंदर बहुत महंगी होटल्स के अंदर पार्टीज़ को रखा जाता है, बहुत लिमिटेड गेस्ट रहते हैं।
तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपके पास इनविटेशन आया है तो आपको रिप्लाई करना होता है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उस हिसाब से व्यवस्था की जाती है ना। जैसे JW मैरियट है ना, 5 स्टार होटल, वहाँ पर शादी की जा रही है, एक प्लेट है 5,000 रुपये की। अब भाई साहब अगर 20 जने नहीं आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही उनसे पूछ लिया जाता है भाई आओगे नहीं आओगे, उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करें। तो इसलिए RSVP इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लास्ट में आपको इनविटेशन जो है ना, फॉर्मल वाला जो आप कार्ड में बना रहे हो उसको बॉक्स में आपको पुट करना है। लास्ट में मैं आपको एक टेबल भी बता दूंगा, 50 शब्द की सीमा है, उसको नहीं लांघना है। देन इसके बाद ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। देखो बॉक्स यहाँ पर बना रखा है, कार्ड फॉर्मेट है ये। सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्या, नेम डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट या ऑर्गेनाइजर, ठीक है। तो होस्ट कौन है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। तो इस प्रकार से ऊपर जो भी होस्ट रहता है उनका नाम लिखा जाता है। फिर हम एक बहुत ही कमाल की लाइन लिखते हैं, जैसे जो भी वहाँ पर अनाउंसमेंट है, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन है ना, देन कहाँ पर वो ओपन किया जा रहा है वो आपने लिखा, ठीक है। कई बार हम इवेंट को ऊपर लिख देते हैं, जैसे शादी ब्याह है तो आप लिखोगे कि दे रिक्वेस्ट द बेनाइन प्लेजर, है ना, ये भी हम आगे हर लाइन देख लेंगे। तो ऑन दी वेडिंग ओकेजन ऑफ देयर डॉटर, है ना, जो भी डॉटर है, विथ जिसके साथ भी उसकी शादी हो रही है। फिर उसके बाद डेट टाइम वेन्यू आपको लिखनी है। देखो इनविटेशन के कार्ड में आप भी, जब भी आपके पास शादी का कोई कार्ड आता है तो आप क्या करते हो, ये देखते हो ना भाई किस तारीख को शादी है, कहाँ पर जाना है ना, और कितनी बजे जाना है। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही है। फिर उसके बाद लास्ट में आप कॉर्डियली इनवाइटेड हैं, है ना, कोई अगर ऑफ़र भी है तो वो लिख देना। जैसे यहाँ पर किसी दुकान का इनॉग्रेशन हो रहा है तो लिखा हुआ है कि फ्री हेयर कट मिलेगा 10 कस्टमर्स को। देन RSVP, ठीक है। तो RSVP मतलब मैंने आपको बताया था प्लीज़ रिप्लाई, किसको रिप्लाई करना है। फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे मानिया सिंह एंड फ़ोन नंबर। देन इसको आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। ये इसका बेसिक सा फॉर्मेट है। सारी चीज़ें सेंट्रल अलाइन चलेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो बीच सेंट्रल अलाइंड है, न लेफ्ट है न राइट है, बिल्कुल सेंटर में सारी चीज़ों को आपको लिखना है। बस ये RSVP जो ये वाला पार्ट है ये आपको लेफ्ट में लिखना है। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। अगर आप फॉर्मल इन्विटेशन को लेटर फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल अपने पास सर्वोदय पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एनुअल स्पोर्ट्स डे, प्रिंसिपल विश करते हैं टू इनवाइट मिस्टर PK सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चीफ गेस्ट की तरह उनको बुलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेटर फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, क्योंकि चीफ गेस्ट के लिए लिखा जा रहा है। आप चाहते तो इसका कार्ड बना सकते थे, लेकिन सिंस यहाँ पर देखो मेंशन्ड है ना, अगर आपको एग्जाम में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि ड्राफ्ट ए फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन, है ना, ऐसा कई बार आ जाता है। तो फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन है तो फिर तो लेटर लिखना ही है, लेकिन ड्राफ्ट इन्विटेशन होता तो फिर वहाँ पर आप कार्ड भी बना सकते थे, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं, लेटर का फॉर्मेट यही रहता है, सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ते हैं डेट, एक लाइन छोड़ते हैं रिसीवर का एड्रेस, है ना। रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट PK सिंह को भेज रहे हैं। तो इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर सब्जेक्ट आप लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में देखो यहाँ पर एक घपला कर रखा है, रेस्पेक्टेड सर, सिर्फ और सिर्फ आपको सर लिखना है ना। रेस्पेक्टेड का मतलब भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप किसी को सर बोल रहे हो उसका मतलब ये कि आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वरना आप उसको नाम से बोलते हैं। तो सर और रेस्पेक्टेड दोनों एक दूसरे को, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर लिखेंगे। फिर आप अपना जो भी है इनविटेशन वो लिखेंगे, है ना, कि ये हमारा प्राइड है कि हम आपको बुला रहे हैं स्पोर्ट्स डे के इवेंट में। फिर डेट टाइम वेन्यू सारी चीज़ें आपको लिखना है। और लास्ट में आपको योर फेथफुली, देन फिर प्रिंसिपल एंड सर्वोदय पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सर का नाम भी लिखा जा सकता था ना, प्रिंसिपल तो डेजिग्नेशन हो गया, देन उसके ऊपर आप उनका नाम लिख सकते थे। अब सिंस ये लेटर फॉर्मेट में तो आपको इसको बॉक्स में बंद नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। मार्किंग पैटर्न देख लेते हैं CBSE का। तो 5 मार्क्स में ये आएगा। 1 मार्क का फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट अभी अपनों ने अच्छे से देख लिया है। 2 मार्क कंटेंट है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी है आपको उसको यूज़ करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल लाइन से चीज़ों को जमाना है। जैसे सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर है ना डेट टाइम वेन्यू, फिर लास्ट में अगर कोई ऑफर वगैरह है तो इस तरह से आपको एक ऑर्गेनाइज रखना है ना। फिर RSVP, ऐसा नहीं सबसे ऊपर ही RSVP लिख दिया। देन एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। एक्यूरेसी के अंदर आपको लिखना है आपका मतलब ध्यान रखना है ग्रामेटिकल स्पेलिंग और पंचुएशन वाली मिस्टेक्स का। अब लेआउट को अगर हम देखें, है ना, तो ये भी आपके CBSE की मार्किंग स्कीम में ही दे रखा है। सबसे ऊपर नेम ऑफ द होस्ट रहता है, फिर उसके बाद एक कॉर्डियल एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, जैसे वो बेनाइन प्रेजेंस वाली लाइन। फिर क्या पर्पस है, ठीक है,
देन उसके बाद डेट टाइम वेन्यू, फिर अगर कोई स्पेशल गेस्ट है तो उसका नाम, RSVP मतलब प्लीज़ रिप्लाई, और लास्ट में कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। तो ये आपका पूरा लेआउट रहता है ना, ये अपने आगे देख लिया है फॉर्मेट की फॉर्म में। कंटेंट में आपको क्या लिखना है, कंटेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका कंटेंट रहे है ना वो बिल्कुल रेलेवेंट रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो आपको क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी है इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, केयरफुली इसको स्ट्रक्चर करना है, एंड जो भी टोन है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल शादी में बुला रहे हो तो आपकी जो टोन रहेगी वो एकदम हैप्पी टोन रहेगी, है ना। अगर आपको किसी को डेथ में बुलाना है तो फिर वहाँ पर क्या है, सैड टोन रहेगी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन इसके बाद है ना, ये आपको पूरा बता रखा है कि कैसे आपको मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। फिर एक्यूरेसी की बात करें तो वही स्पेलिंग जो अपनों ने आगे नोटिस वाले में भी देखा था कि स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर की गलती करोगे तो मार्क्स वहाँ पर कटेंगे। अब एक और कार्ड फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस। इस वाली लाइन को आप याद रख लेना भाई साहब, ये आपके 99% नोटिस के अंदर अपने इनविटेशन के अंदर आप इसको छाप सकते हो। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ठीक है। फिर अगर किसी का बर्थडे है, शादी है, जो भी है, इसको आप वहाँ पर मेंशन करना। देन इसके बाद जैसे यहाँ पर निखिल का बर्थडे था, कहाँ पर है तो डेट टाइम वेन्यू तीनों को लिखा। देन इसके बाद RSVP मतलब प्लीज़ रिप्लाई, और कॉन्टैक्ट किसको करना है, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण को ही करना है, इनका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। याद रखना है एग्जाम में फ़ोन नंबर खुद का नहीं लिख के आना है ना। अगर आपको बाई चांस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो वहाँ पर 96XXX ऐसा लिख के आ जाना। देन उसके बाद बढ़ते अपन आगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपका नाम फैज़ या पलक मजुमदार है और आप इस एड्रेस पर रहते हो, ठीक है। डिनर पार्टी आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करनी है, फॉर्मल इनविटेशन लिखना है टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ठीक। अब यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को लिखना है लेकिन फॉर्मल लिखना है, ठीक है। तो याद रखना, कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार फैमिली को तो हम इनफॉर्मल लिखते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ स्पेसिफिकली बोल रखी है तो फिर भाई साहब वो पत्थर की लकीर है ना, उसको नहीं आपको लांघना है। तो देखो, द चिल्ड्रन ऑफ द मजुमदार फैमिली सॉलिसिट योर प्रेजेंस। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है। ऑन द स्पीशियस ओकेजन, क्या ओकेजन है ना। फिर डेट टाइम वेन्यू वो लिखे आपने। फिर प्लीज़ एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, RSVP, नाम एंड फ़ोन नंबर, ख़त्म। और लास्ट में इसको बॉक्स में ज़रूर बंद करके आना है क्योंकि ये कार्ड फॉर्मेट में है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सनराइज़ ग्लोबल आगरा है, 1 एक्ट प्ले है। अब यहाँ पर हमें नलिनी को बुलाना है। अब यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं कि हमें लेटर लिखना है, तो हम इसको कार्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, है ना। भले नलिनी चीफ गेस्ट है, हम चाहते तो लेटर में लिख सकते हैं, लिख अभी भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कार्ड बनाएंगे क्योंकि सिंस लिखा नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली कि लेटर आप लिखिए। करण करुणा आप हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, ठीक। सो स्टार्ट हमने ऐसे ही करा कि प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचर्स सनराइज पब्लिक स्कूल के। द टेक प्लेजर, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया। नोटेज आर्टिस्ट, है ना। अब आर्टिस्ट का नाम लिखना जरूरी है यहाँ पर, मिस नलिनी। डेट टाइम वेन्यू है, सारी चीज़ें, RSVP और आपका नाम पता, और लास्ट में बॉक्स में बंद। ध्रुव दीपा आप हैं, आपके फादर हैं श्री धीरज गर्ग, गुरुग्राम। आपको इनविटेशन लिखना है, फॉर्मल इनविटेशन, 50 शब्द। तो सेम फॉर्मेट है ना, सबसे ऊपर आपका आ जाएगा होस्ट, फिर आपका इवेंट, फिर डेट टाइम वेन्यू, RSVP, नाम, बॉक्स में बंद, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, है ना। फॉर्मल इनविटेशन तो हमेशा बहुत ज़्यादा ऑफिशियल होते हैं, है ना, जहाँ पर मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल रिलेशन रहता है, वहाँ पर उसको लिखा जाता है। इनफॉर्मल मतलब बिल्कुल चड़ी बड़ी के दोस्त, ठीक है। जैसे होता है ना, आप शादियों में, आपके घर में कोई शादी है तो आप कार्ड वार्ड बांटते हैं सब जगह ना, और उनको बिल्कुल शादी वाले दिन बुलाते हैं कि 8 बजे आ जाना खाना खाने। लेकिन जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं ना, या बिल्कुल जो कज़न्स रहते हैं, उनको आप पहले फ़ोन कर दे तो भाई 15 दिन पहले आना है तुझे शादी में, है ना। तो वो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। तो अब क्या है, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट सेकंड पर्सन में आप लिख सकते हैं। पर्सनल और इनफॉर्मल टोन रहती है, सेंडर के एड्रेस को मेंशन किया जाता है, ठीक। फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है, इनफॉर्मल टोन रहेगी सही। लास्ट में हम जैसे लेटर में लिखते थे ना योर्स ट्रूली वगैरह, तो यहाँ पर योर्स सिंसियरली हम लिख सकते हैं। डियर प्लस नेम का हम यूज़ करेंगे सैल्यूटेशन में। जैसे फॉर्मल में हमने सर या मैम को यूज़ किया था, अब यहाँ पर हम डियर प्लस नेम का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल, सबसे ऊपर आएगा सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डेट, फिर हम सैल्यूटेशन लिख देंगे, ठीक है। वरना अगर फॉर्मल लेटर रहता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तो हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, ये सब लिखते हैं। यहाँ पर इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर डेट, एक लाइन छोड़कर डियर
और डियर के साथ आप जिसको भी वो पत्र भेज रहे हो। फिर बीच में आ जाएगी आपकी बॉडी, जिसके अंदर आप डेट, टाइम, वेन्यू, क्या ओकेजन हो, सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। देन लास्ट में आपका आ जाएगा, है ना, सब्सक्रिप्शन मतलब वही आपका नाम, पता और डेजिग्नेशन है, ये सारी चीज़ें लास्ट में आपको लिखनी है। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। देखो सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर आपका आ जाएगा पूरा वो जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का यूज़ करना है अपने को, योर सिंसियरली और नाम। बढ़ते अब हम आगे, और एक यहाँ पर मैं आपको टेबल बता देता हूँ, है ना। इस टेबल को आप देखिएगा तो सबसे पहले आ जाता है अपने पास फॉर्मल इन्विटेशन। अगर ये कार्ड फॉर्मेट में है तो यहाँ पर आपको क्या है, बॉक्स बनाना है, लेकिन अगर ये लेटर फॉर्मेट में तो बॉक्स नहीं बनाना है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी बॉक्स नहीं बनाना है ना। इनविटेशन, इनफॉर्मल, रिप्लाई, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर, एप्लीकेशन फॉर द जॉब, रिपोर्ट, कहीं पर भी आपको कोई भी बॉक्स नहीं बनाना है ना। ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कहाँ पर बॉक्स बनाना है। इसके ऊपर हमने नोटिस पढ़ा था, तो नोटिस में आपको बॉक्स बनाना है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप है ना लिख के देखना। अब यहाँ पर अपने को इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, नाम पता सारा दे रखा है, तो वही सबसे ऊपर लिखेंगे सेंडर एड्रेस, डेट, फिर डियर, है ना, डियर के साथ जिसको मैं बुलाना है, मालिनी को। फिर बहुत ही एकदम आसान सी भाषा में हम पत्र को लिखेंगे, है ना, कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट द वेडिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीज़ें मैं लिखना है यहाँ पर। पूरी फैमिली लीव करेगी भाई साहब फंक्शन के लिए 20 को, और मैं भी आपको 20 को ही बुला रही हूँ, ठीक है। शादी है 24 की, लेकिन 20 से बुलाया जा रहा है ना। ये हम इनफॉर्मल में ही करते हैं, फॉर्मल में तो भाई 24 को ही आना है। फिर लास्ट में योर्स ट्रूली, सिंसियरली, जो भी लिखना है वो लिखो, और नाम। एक और प्रश्न लीला सेन है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, इसको भी आप लिख के देखना, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, आप बाद में इसको PDF में डाउनलोड करके भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है इसमें। अब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को भी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें इन्विटेशन लिखना है 50 शब्दों में। ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघा मेनन विच शी हैज़ टू शेयर टू इन्वाइट प्रायर वर्क कलीग्स to the inaugural event of her own investment consultancy firm in the Acer Mall, Kozhikode, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनविटेशन लिखना है, और अब सिंस यहाँ पर इनवाइट करना है कलीग्स को, ठीक है, तो कलीग्स को वो भी वर्क वाले, तो यहाँ पर आप फॉर्मल इनविटेशन को लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका, बेसिकली आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना, इसको आप करना अटेम्प्ट। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक कार्ड, है ना, जैसे अपनों ने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के अंदर, जहाँ पर वो शोरूम का इनॉग्रेशन था, वही का वही आपको यहाँ पर बनाना रहेगा, ठीक है। तो इसको बनाना और कमेंट बॉक्स में भेजना, तो फिर मैं इसको चेक वहाँ से कर लूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित, और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाइज़ को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। तो ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर हम सिलेबस का पॉइंट सेकेंड देखें तो यहाँ पर हमें 5 मार्क्स के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस आती है, चॉइस में 4 चीज़ें रहती है, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जानी है। हालांकि बहुत ही ईजी है, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बॉक्स में होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा। बढ़ते अब हम आगे, और फॉर्मल रिप्लाई क्या होता है। तो बेसिकली यार ये एक अच्छा एटिकेट माना जाता है, जब भी आपको कोई इन्विटेशन मिलता है तो आप उसका रिप्लाई करें। फॉर्मल रिप्लाई जो रहते हैं ये हमेशा आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, और इनकी जो टोन रहती है वो ऑब्वियसली फॉर्मल रहेगी। देन इसके बाद अगर यहाँ पर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको आपकी शादी में बुलाया, आपकी शादी नहीं किसी की शादी में बुलाया, तो फिर अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख दोगे कि आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। वहीं पर अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप लिखोगे कि आई रेग्रेट, मैं नहीं आ पाऊँगा, और क्यों नहीं आ पाऊँगा उसका कारण भी आपको लिखना है। इन केस ऑफ नॉट अटेंडिंग ए स्पेसिफिक रीज़न इज़ टू बी गिवन, ठीक है, तो आपको अपना वहाँ पर कारण देना है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं हो जाना है कि आज पेट ख़राब है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, या फिर कुछ है ना और ज़्यादा स्पेसिफिक, तो है ना, एक बेसिक आपको रीज़न देना है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। फॉर्मल रिप्लाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो जब भी हम रिप्लाई लिखते हैं तो हमें एक्नॉलेज करना होता है इन्विटेशन को, है ना, कि हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। देन उसके बाद आप थर्ड पर्सन के यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्टेंस या रिग्रेट आप बताते हैं। अगर रिग्रेट है, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा पा रहे वो आप बनाएंगे, है ना। स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना है। 50 शब्द की शब्द सीमा है, इसको आपको नहीं लांघना है।
देन इसके बाद यहाँ पर एक जो फॉर्मेट है ये आपके सामने है ना, एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों करने का। सबसे पहले हम फॉर्मल रिप्लाई देख रहे हैं, तो भाई साहब इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सेंडर रिसीवर एड्रेस ये वो कुछ नहीं, सीधा भाई टू द पॉइंट थर्ड पर्सन में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिल रही है, सबसे ऊपर बॉडी, फिर लास्ट में आपका नाम और डेट, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। बॉक्स में इसको बंद नहीं करना है क्योंकि ये लेटर फॉर्मेट माना जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। मिस्टर राणा हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर KL शास्त्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन, डेट टाइम वेन्यू, एंड लास्ट में आपका नाम और डेट, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्ट करना था, है ना। अब सेकंड वाले में आप डिक्लाइन कर रहे हो, ठीक है, आप रेग्रेट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो वही एक्नॉलेज तो करना ही है, थैंक तो बोलना ही है। देन उसके बाद नीचे आप लिख दोगे बट रेग्रेट्स हिज इनेबिलिटी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट। तो ये एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है ना, कि हमारी कोई प्रायर एंगेजमेंट्स हैं और इसके कारण हम नहीं आ पाएंगे। फिर लास्ट में आप अपने विश दे सकते हो, ही विशेस मोहित अ ब्लिसफुल एंड कॉन्जुगल लाइफ, ठीक है। तो वही शब्द लिखें जिसका आपको मतलब पता हो, एंड देन इसके बाद आ जाएगा आपके पास नाम और डेट। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मेट है फॉर्मल रिप्लाई का, जब आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन करते हो पत्र को। एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, सबसे पहले तो मैं ही आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। फॉर्मल रिप्लाई आपको देना है, हमें एक्सेप्ट करना है एक इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग है अंकुश की, जो कि सन है मिस्टर एंड मिसेस शंकर के, है ना। कहाँ पर रहते हैं? ग्रीन पार्क रोड पे रहते हैं कानपुर में। आपका नाम विक्रम गौड़ है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है तो वही बेसिक सा अपना रिप्लाई हो जाएगा कि मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौड़, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका नाम विक्रम गौड़ है, तो आप लिख दोगे कि भाई हमारे परिवार की तरफ से थैंक मिस्टर एंड मिसेस शंकर, ठीक है, जिनके बेटे की शादी है, फॉर इन्वाइटिंग दैम। तो थर्ड पर्सन का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग, डेट टाइम वेन्यू सब आप लिखोगे और फिर आप बोल दोगे कि येस दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूली वेड हैप्पी मैरिड लाइफ एंड दे विल रीच कानपुर, है ना। कब आएंगे ये सब भी आप बता सकते हो। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका नाम और डेट, ठीक है, जो अपनों ने फॉर्मेट आगे देखा था। बॉक्स इसमें नहीं बनेगा। देन इसके बाद एक और प्रश्न है, आपको अब इनएबिलिटी बतानी है ना, और किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप उसमें नहीं आ पाएंगे। आपका नाम सोमेश बासु है, तो वही मिस्टर एंड मिसेस सोमेश बासु विश टू थैंक मिस्टर एंड मिसेस सुरेश प्रधान फॉर इन्विटेशन, डेट टाइम वेन्यू, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली ऑन द अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट, ठीक है। सबसे बेस्ट रीज़न यही रहता है कि हमारे कुछ पुराने प्लान है, इसके कारण हम नहीं आ पाएंगे। नाम और डेट, ख़त्म काम। इनफॉर्मल रिप्लाई अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी मेन बातें ये रहेगी कि आप यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन में आप लिख सकते हो ना। इनफॉर्मल रिप्लाई मतलब ऑलमोस्ट व्हाट्सएप रिप्लाई, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको किसी ने इनवाइट किया, अरे भाई आ जाऊँगा, है ना, वही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट रिग्रेट करना है, ऊपर थैंक्स भी बोलना है एंड मेंशन करना है आपको अपना कारण क्यों नहीं आ पा रहे हो, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। शब्द सीमा 50 शब्द है। यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो इसमें अब हमें वो इनफॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, जिसमें सबसे ऊपर आ जाएगा सेंडर का एड्रेस, फिर आ जाएगा एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर डियर, ना, जो अपनों ने इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर अप्लाई किया था वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो डियर जिसको भी आप यहाँ पर एड्रेस कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट फॉर द इनविटेशन, है ना। यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर ही सकते हैं कि आई एम स्टम्प्ड, भाई आप इतने बड़े हो चुके हो, है ना, और ये सब बोल के, और आप ज्वाइन करेंगे येस और विशेस दे के, फिर योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर अफेक्शनेटली, और आपका नाम, ख़त्म, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद नहीं करना है। देन यहाँ पर अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर लिख दोगे आपका कारण भी, है ना। एंड जैसे अवर सन इज़ नॉट कीपिंग वेल, है ना, हमारे सन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हमें उसकी केयर की आवश्यकता है, इसलिए आई विल मिस द इवेंट, और इस प्रकार से आप इसको डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। वही योर्स ट्रूली, फेथफुली, अफेक्शनेटली, और नाम लास्ट में आ जाएगा। देन एक प्रश्न आपके लिए, आकाश वर्षा आपका नाम है, यहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है वेडिंग के लिए ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। रिस्पॉन्ड करना है रेग्रेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है रेग्रेट करना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं लिखा हुआ तो आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही आ जाएगा सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़कर डेट, लाइन छोड़कर डियर नेहा। सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं, फिर हम बताते हैं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज एज वी शैल बी लीविंग फॉर शिमला फॉर द समर हॉलीडेज़, भाई जा रहे हैं वहाँ पर, नहीं आ पाएंगे।
लास्ट में आप अपने विशेष वहाँ पर दे देंगे और फिर आ जाएगा योर सिंसियरली ट्रूली फेथफुली आकाश वर्षा, जो भी वहाँ पर आपको लिखना है वो लिखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है स्लैश करके, आपको एक ही लिखना है। ठीक है, वो तो यहाँ पर सिंस मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बढ़ते अब हम आगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको आपको डील करना है। आपका नाम मनोज मिनी है, इनफॉर्मल रिप्लाई यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, आपको बुलाया गया है किसी के बर्थडे पार्टी पे। अब देखो इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, अब लेकिन रिप्लाई में एक्सेप्ट करना है डिक्लाइन करना है ये यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, तो आप जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट एंड आई विल कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको बताया था, सेंडर एड्रेस, देन एक लाइन छोड़कर डेट, एक लाइन छोड़कर डियर, एक लाइन फिर उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी है, फिर आपकी बॉडी एंड लास्ट आप विथ लव, योर्स ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, अफेक्शनेटली, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, एंड मनोज या मिनी में से कोई भी एक नाम। सैम्पल पेपर में एक प्रश्न आया था, इसको आप ज़रूर से यहाँ पर डील कीजिएगा, है ना। रिप्लाई वाला एक क्वेश्चन था, आपका नाम सुचित्रा मुखर्जी है एंड आपको एक इनविटेशन आया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का खड़गपुर, एंड यहाँ पर आपको रेस्पॉन्ड करना है टू एक्सेप्ट। ठीक है, सीधा सीधा बोल रखा है एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मल रिप्लाई बनाना है। तो वही सबसे ऊपर तो आपको एक्नॉलेज करना है इनविटेशन को, फिर एक्नॉलेज करने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे, है ना, फिर वही डेट टाइम वेन्यू लिखेंगे एंड विशेष देंगे, और लास्ट में आप अपना नाम और डेट लिख देंगे। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो पूरे 5 में से 5 अंक आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक लेटर्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम दोनों प्रकार के लेटर्स को यहाँ पर देखने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो लेटर 2 तरह का है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, एक है एप्लीकेशन फॉर द जॉब और एक है लेटर टू एडिटर। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एग्जाम में चॉइस आती है तो कौन सा आपको करना चाहिए। 5 मार्क्स के अंदर ये आता है और 120 से 150 शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो लेटर जो हैं जैसा मैंने आपको बताया 2 प्रकार का है और ये 5 मार्क का रहता है। इसको भी बाइफरकेट उसी प्रकार से किया जाता है जैसे हमने आगे देखा था, 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट के, देन एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है आपके पास एक्यूरेसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया 1-1 मार्क का। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट देखें लेटर एप्लीकेशन फॉर द जॉब में, तो ये फॉर्मेट आपका दोनों पे ही चलेगा, है ना, एडिटर पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें लिखना रहता है सेंडर एड्रेस, मतलब कौन पत्र भेज रहा है, एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है डेट, है ना, डेट का फॉर्मेट यही है 4 मार्च 20XX। देन इसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर लिखना है सब्जेक्ट हमेशा छोटा सा टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहेगा। फिर हम लिखते हैं सर/मैम, ठीक है, सर या मैम इनमें से कुछ भी एक चीज़ आपको लिखनी है। पहले रेस्पेक्टेड भी लिखा जाता था लेकिन अब रेस्पेक्टेड नहीं लिखा जाता है। फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर द जॉब रहेगा, है ना, उसके अंदर जनरली यही लाइंस को हम यूज़ करते हैं कि विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ समथिंग, है ना, इन द न्यूज़पेपर कब आया था, आई विश टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्योंकि एप्लीकेशन करना है अपने को जॉब के लिए, और जॉब का जनरली आपने जो एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में ही देखा होगा। तो इन लाइंस को आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप अपने थोड़ी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, और लास्ट में आप लिख देंगे कि आई एम अटेस्ट माई बायोडेटा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने अपने एप्लीकेशन के साथ बायोडेटा या रेज्यूमे को भी अप्लाई किया है, एंड आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, थैंकिंग यू, आपका नाम पता, एंड देन उसके बाद आपको लिखना है एनक्लोजर ENCLOSURE सेमीकोलन बायोडेटा। तो ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन ज़रूर से लिखना, एंड यहाँ पर इसको भी आपको डब्बे में बंद नहीं करना है। रेज्यूमे फिर आपको लिखना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द जॉब है तो रेज्यूमे आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। आप लिख सकते हैं उसमें नाम, फादर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टेबल, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज जो आपको आती है, हॉबी एंड रेफरेंस, है ना। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि किसके रेफरेंस पे आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपके मामा, नाना, चाचा, जो कोई भी हो उस कंपनी में ऑलरेडी हो और उनके रेफरेंस से आप अप्लाई कर रहे हो, तो रेफरेंसेस आप लिख सकते हो। नहीं है तो कुछ मत लिखना। और आपको ये जो रेज्यूमे है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिब्बे में बंद करना है ना। 2 वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, रेज्यूम या बायोडेटा, ऑलमोस्ट है सेम ही, लेकिन बायोडेटा को हम जनरली जब हम शादी के लिए अप्लाई करते हैं तो यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोडेटा ना उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहती है। रेज्यूमे के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। तो दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर देना।
देन इसके बाद आ जाता है आपके पास सीबीएसई की। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो वही 1 मार्क फॉर्मेट है। फॉर्मेट में यहाँ पर जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो इसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में, बीच में बॉडी, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। लिख दिया तो 1 मार्क पक्का। दैन उसके बाद कंटेंट भाई साहब आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आपको उनको सही से लिखना है। लिख दोगे तो 2 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो फ्लो है उसको बना के रखना है। और एक्यूरेसी, स्पेलिंग, पंचुएशन और बाकी मिस्टेक्स नहीं करनी है, करोगे तो मार्क्स कटेंगे। देन इसके बाद लेटर एप्लीकेशन फॉर द जॉब, एक प्रश्न आपके लिए, रीड दी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आजकल ऐसे ही प्रश्न सीबीएसई देता है जहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया रहता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ के आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो प्रवीण कुमार 95 HL कॉलोनी बेंगलोर, तो ये हो जाएगा आपका सेंडर एड्रेस। डेट नहीं दे रखी है तो डेट आप मन से लिख देना। रिसीवर एड्रेस आपको इस सिचुएशन वेकेंट में देखने को मिलेगा ना, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। सो अप्लाई टू 176 CO, है ना, केयर ऑफ, CO मतलब केयर ऑफ, डेकन हेराल्ड बेंगलुरु, ये आपको रिसीवर एड्रेस मिल गया। सब्जेक्ट क्या है, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो ये भी आपको सब्जेक्ट मिल गया। फिर आपको बॉडी मैंने आपको याद करने के लिए बोला ही था, है ना, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेंडर एड्रेस, 1 लाइन छोड़ी डेट, 1 लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट के बाद सर, एंड बॉडी के अंदर इस लाइन को याद रख लेना भाई साहब, है ना, यही आपको बस एग्जाम में चिपका के आना है। दिस इज़ इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन जो भी न्यूज़पेपर है, जिस डेट को वह आया है, फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अपने बारे में लिखना है ना, कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल, ये सब। और देन उसके बाद अटैच्ड हियर विथ इज माई ब्रीफ रिज्यूमे, आई वुड बी टू हैप्पी इफ़ आई एम कंसिडर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट इन योर स्कूल, ठीक है। तो ये वाला पूरा बॉडी आप याद कर लेना, तो वहाँ पे खटाक खटाक आप लिख दोगे। योर सिंसियरली प्रवीण कुमार, और एनक्लोजर बायोडेटा, ये लाइन जरूर से लिखनी है अगर आप एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिख रहे हो। और ये लिखने के बाद, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने पत्र के अंदर बायोडेटा को भी पीछे चिपका रखा है ना, तो जब भी आपका पत्र पड़ेगा वो पीछे की साइड भी देख लेगा। फिर आपको ये बायोडेटा वाली टेबल वहाँ पर बतानी है, ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताई वो वाला फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप बक्से में बंद जरूर करना, है ना। और कई बार एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, सर आधा बायोडेटा इस पेज पे, आधा इस पेज पे, तो ऐसा मत करना। एक नया पेज लेना, उस पर पूरा बायोडेटा बना के उसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपने आगे लिख ही दिया एनक्लोजर, तो वो समझ ही जाएगा एग्जामिनर कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा ही इस कॉपी के अंदर बायोडेटा, तो अगला पेज जैसे ही खोलेगा तो उसको बायोडेटा दिख जाएगा। देन इसके बाद एक और प्रश्न है, आपका नाम आनंद आरती है, जॉब के लिए अप्लाई करना है चीफ शेफ़ के लिए, तो यहाँ पर आप इसको डील कीजिएगा, है ना, इसको आप लिख के देखना एक बार। सैम्पल पेपर 2023 का प्रश्न देखें तो ये सेम वैसा ही प्रश्न है जो भी अपने आगे देखा, है ना। यहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, एडवर्टीजमेंट देख के आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा एक बात को, कि आप जब भी बॉडी लिखेंगे, रेज्यूमे लिखेंगे, तो उसके अंदर आप ये जो एडवर्टीजमेंट में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनको आप यूज़ करेंगे। जैसे देखो अब यहाँ पर पहले ही लिख रखा है प्रेफर्ड स्किल्स और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो एज इट इज़ यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V आपको कर देना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है। कहाँ पर, इन प्रेफर्ड स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को कॉपी कर देना है आपको अपने रेज्यूमे के अंदर, ठीक है। कि आपके पास ये सारी चीज़ें तो है ही, इसके ऊपर 2-5 बत्ती मार दोगे तो चलेगा, है ना, लेकिन इससे कम नहीं मारनी है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो आपको पूरा लिखा हुआ है, सेंड योर बायोडेटा विद इन 10 डेज, कहाँ पर भेजना है, तो ये रिसीवर एड्रेस भी दे रखा है ना। सेंडर एड्रेस हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो सेंडर एड्रेस, है ना, नहीं दे रखा वैसे, ठीक है, तो सेंडर एड्रेस आप अपने मन से लिख सकते हैं। डेट आप मन से लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस दे रखा है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई, विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन जो भी एडवर्टीजमेंट में है ना, ये CSR हेड, रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हेड, तो CSR मैनेजर हेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSR मैनेजर हेड, तो ये लिखेंगे आप। दैन उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर सेम टू सेम आपको लिखना है भाई साहब, है ना, कि आई एम अप्लाइंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है, डेटेड दिस ये वो। फिर आप थोड़ी बहुत यहाँ से क्वालिफिकेशन और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ना जो आप निभा सकते हैं वो लिखेंगे। फिर एनक्लोजर में बायोडेटा, और बायोडेटा आपको बनाना है, और बायोडेटा के अंदर जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स लिखेंगे वो इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे लिखेंगे। लिख के देखना और फिर मुझे आप सेंड कर देना। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में तो आप लिख सकते हैं।
देन ये सैम्पल पेपर 2023 है ना, ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को रेफ़र करना ही है। CSR हेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन, बायोडेटा में आपको प्रोफाइल बतानी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है और रेफरेंस आपको देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 में से 5 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। आसान है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है। जैसे लेटर टू एडिटर की जो बॉडी रहती है ना, बहुत बड़ी रहती है, इसकी बॉडी छोटी रहती है। तो छोटी बॉडी रहेगी तो भाई मार्क्स अच्छे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन लेटर टू एडिटर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडिटर वाले जो भी पत्र होते हैं यार, जनरली आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देखने को मिलते हैं। जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो जनरली क्या होता है, वो मतलब किसी ने एडिटर को पत्र लिखा होगा और उसके बेसिस पर फिर उसने आर्टिकल को छाप दिया। अब यहाँ पर जनरली सोल्यूशन ओरिएंटेड ये रहते हैं, है ना। कोई भी सोशल इशू है, फॉर एग्जांपल मोहल्ले में कुछ लड़के बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपने एडिटर को पत्र लिखा कि एडिटर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आवाज़ को आप उठाएं, है ना। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, इशू बताओगे, फिर सोल्यूशंस भी बताओगे, और बेसिकली आप चाहते हो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो इससे सोसाइटी के अंदर। अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेम है, वही सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, सर, देन फिर आपको बॉडी लिखनी है। अब भाई साहब सबसे चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पर बॉडी लिखना, क्योंकि बॉडी के अंदर आपको पूरे 120 शब्द लिखने पड़ेंगे ना। यहाँ पर मतलब वो ऊपर सेंडर, रिसीवर एड्रेस बॉडी में काउंट नहीं होते हैं, वो मतलब 120 शब्दों में काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको बॉडी में 120 शब्द लिखना है, तो बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए बाई चांस अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए ना लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब, तो फटाक से एप्लीकेशन फॉर द जॉब चूज़ कर लेना, वो जल्दी से फ्री हो जाओगे वहाँ से आप, ठीक। फिर पूरा बॉडी आप लिखोगे, बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन, क्या प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन आपको लिखने पड़ेंगे कंक्लूजन के अंदर, एंड देन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और ये इसके अंदर एक लाइन है जिसको आप याद कर सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़। इस तरह से आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। बस एक बार देखो स्टार्ट हो जाता है ना पत्र, उसके बाद तो फिर फ्लो बन जाता है ना। सबसे ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से उसको स्टार्ट किया जाए। एक और सैंपल आपके लिए, लेटर टू एडिटर, टाइम्स ऑफ दिल्ली, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका नाम भी दे रखा है, पटेल नगर, सब दे रखा है, ठीक। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्या, सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर किसको हम भेज रहे हैं, तो दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, कोविड-19 पेंडेमिक, सर, कॉमा, फिर आपकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी में सबसे ऊपर एक इंट्रोडक्शन वाला, फिर मेन बॉडी, फिर आप सोल्यूशन के साथ चीज़ों को बताएंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में वही थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन वाली लाइन। बढ़ते अब हम आगे और सैम्पल पेपर में देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। तो प्रश्न है कि आपका नाम मीनू सेन है, लेटर टू एडिटर लिखना है CSR के बारे में, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब देखो अब की बार CBSE के सैम्पल पेपर में इस तरह के आपको एक फ्लो चार्ट टाइप चीज़ें दे रखी है, तो इससे डरना नहीं है, ये आपकी मदद करने के लिए ही है, ठीक है। तो जब आप इशू के बारे में लिखोगे ना, तो जैसे 4 तरह के CSR एफर्ट हैं, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चैरिटी काम हो सकते हैं, है ना, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना। बॉडी के अंदर आप जब एडवांटेजेस बता रहे होंगे, तो आप उसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर ये 4-5 पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी चार्ट वार्ट है ना, ये आपकी मदद के लिए है ना, कि उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो इसका आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है। बाकी तो वही है, इसके वैल्यू पॉइंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट आपको अपनाना है ना, सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह। फिर उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि CSR क्या उसके प्रॉफिट्स है, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस जो कि आप वो उस रेफरेंस में से लेंगे, देन क्या इंपॉर्टेंस है इसका, सजेशंस क्या हैं आपकी तरफ से, और लास्ट में आपका नाम और डेजिग्नेशन। तो इस प्रकार से आपको इस पत्र को लिखना है, और लिख के आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा, मैं ज़रूर से इसको चेक करूँगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, है ना, तो ये बेसिकली फॉर्मेट को चेक करने के लिए ये सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी। थर्ड पे हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जिसमें हम लिखते हैं सर सिर्फ, है ना, डियर सर नहीं लिखेंगे, इनफॉर्मल हो जाएगा, माय डियर सर तो बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा, ये फॉर्मल लेटर्स रहते हैं, ठीक है, तो हम सर लिखेंगे। फिर उसके बाद योर सिंसियरली का वाई कैपिटल रहता है, एस में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ठीक है, YOURS, और सिंसियरली का एस छोटा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आप क्या लिख देंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद आप लिखते हैं नेम, और नेम में क्या लिखता है, नेम फुल नेम इन लोअर केस नहीं,
ओनली इनिशियल इन कैपिटल्स, ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल्स, फुल नेम इन कैपिटल्स, तो ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल है। जैसे अर्पित पोरवाल मुझे लिखना है तो सिर्फ जो इनिशियल शब्द है ए कैपिटल, आर पी आई टी स्मॉल, पोरवाल का पी कैपिटल, ओ आर डब्ल्यू एल स्मॉल, तो इस तरह से आपको लिखना है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग को। तो अगर हम सिलेबस के 4th पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हमें आर्टिकल और रिपोर्ट के अंदर चॉइस देखने को मिलती है, और इसके अंदर भी हमें 120 से 150 शब्दों को लिखना होता है। 5 मार्क्स का ये टोटल रहता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल्स को यार न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पर पब्लिश किया जाता है ना। आपने कई आर्टिकल्स देखे होंगे फेसबुक पर भी, दैन उसके बाद बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स से डील करते हैं और इसके अंदर आपको एनालिसिस, डिबेट, रिसर्च ये सब देखने को मिलती है। यहाँ पर जो राइटर रहता है उसके व्यूज़ और सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है रिपोर्ट और आर्टिकल में, कि आर्टिकल के अंदर तो राइटर के सजेशंस हो सकते हैं लेकिन रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स रहते हैं। दैन इसके बाद अगर हम फॉर्मेट देखें तो भाई साहब सबसे आसान सा इसका फॉर्मेट है। सबसे ऊपर हमें लिखना होता है हेडिंग, जो कि एकदम कैची रहती है। फिर हम लिखते हैं बाय लाइन, है ना, मतलब उस आर्टिकल को कौन लिख रहा है, कौन उस आर्टिकल का ऑथर है। दैन फिर हम लास्ट में लिखते हैं बॉडी, और बॉडी में आपके वही इंट्रोडक्शन, दैन उसके बाद आपकी मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसको भी आपको बॉक्स में बंद नहीं करना है। कुछ गाइडलाइंस हैं कि हेडलाइन हमेशा अट्रैक्टिव हो, कोहेरेंट और लॉजिकल फ्लो को आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि एक पैरा में क्या बात हो रही है और उसके अगले पैरा में ऐसी बात हो रही है जो कि ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है। दैन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन स्टार्ट होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैन उसके बाद राइटर के पास अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है। फिर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, एंड राइटर को टॉपिक से भटकना नहीं है, और जो शब्द सीमा है 120 से 150 शब्द उसका आपको पालन करना है। मार्किंग पैटर्न अगर हम देखें यार तो ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है जिसके अंदर 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट, 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और 1 एक्यूरेसी का आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है टाइटल, फिर लिखनी है आपको बाय लाइन, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैरा, है ना, जिसके अंदर जो भी रेलेवेंट टॉपिक सेंटेंसेज है वो सब आप लिखेंगे। फिर आप डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी में आप 1 या 2 पैरास, 3 पैरास, जितने भी आपको सुटेबल लगे हो आप रख सकते हैं। फिर लास्ट में आपका रहेगा कंक्लूडिंग पैरा। तो अगर ये चीज़ को आप फॉलो करोगे तो 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिल जाएगा, ठीक। लास्ट में तो कोई स्पेशली लिखा हुआ भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर कि भाई आर्टिकल इज़ नॉट बॉक्स्ड, मतलब इसके बॉक्स नहीं बनाना है, एंड अ बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड हियर एज ए टूल फॉर क्लियर इलस्ट्रेशन। यहाँ पर बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपको, है ना, दिखाने के हिसाब से बना रखा है कि अच्छा इस स्पेस में आप आर्टिकल लिखेंगे। दैन इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें मार्किंग पैटर्न में, ठीक है, 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 मार्क कंटेंट के। कंटेंट में आपको जो आपको, है ना, पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में उनको यूज़ करना है। दैन 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का, 1 मार्क एक्यूरेसी का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिल्कुल फ्लो में आपका जो है आर्टिकल चलना चाहिए, और ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, पंचुएशन की अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। सैम्पल, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब यार यहाँ पर आर्टिकल और रिपोर्ट जो दोनों टॉपिक्स हैं इसमें से बाई चांस अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन आता है तो आप आर्टिकल को चूज़ करना, इसलिए क्योंकि आर्टिकल में आपके पास ज़्यादा लिबर्टी है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अपने व्यूज़, ओपिनियन इन सभी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर टेंस का भी ज़्यादा कोई पंगा नहीं है ना। वरना रिपोर्ट में तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है और वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स लिखने हैं। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो किस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हो, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, ठीक है, ये 5-6 जो प्रश्न है उनका आपको आंसर देना है। फिर जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, है ना, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बॉडी के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, ये लिखा। कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो कि क्या कोई सरकारी स्कीम है जो कि इससे रिलेटेड है। देन क्या प्रयास किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसकी डेफिनेशन से, या फिर जो सीरियसनेस है आज कंजर्वेशन की उससे। फिर आप लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के, क्या फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्योंकि फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है,
फॉरेस्ट लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रहता है ना, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें टिम्बर मिलती है, जिससे जो भी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, अपनी वुड वाली इंडस्ट्री, वो पूरी फ्लरिश करती है। फिर उसके बाद क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे यार यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जो कि यहाँ पर ये पूरा इसको देखती है। दैन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है। इंडिया के लेवल पे क्या है, तो इंडिया ने बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पर ला रखे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है ना, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया। दैन उसके बाद स्टेट लेवल पे, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्टेट लेवल पे भी है ना, स्टेट ने बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ बना रखी है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि भाई फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। कम्युनिटी लेवल पे आप लिख सकते हो, जैसे चिपको मूवमेंट हो गया है ना, तो इस तरीके आप वहाँ पर पॉइंट्स को लिख सकते हो। मस्त 120 क्या है ना, ये जो मैंने कंटेंट बताया इसमें आप 500 वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन आपको 120 लिखना है तो आपका काम बन जाएगा। तो इस फिलॉसफी को आपको यूज़ करना है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ वो नहीं दे सकता है ना कि यार भाई ये 20 लाइनें इसको याद कर लो और बस वहाँ पे शब्द बदल देना। तो ये सिर्फ नोटिस आर्टिकल उस नोटिस और उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है ना, इसमें तो आपको दिमाग से लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ फिर भी रिपोर्ट से तो थोड़ा सिंपल ही है। बढ़ते फिर हम आगे। सैम्पल पेपर में देखो एक प्रश्न दे रखा था, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई गाइडलाइंस आपको दे रखी हो तो उससे डरना नहीं है, उसको यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इट इज़ बिलीव टू बी क्वाइट हजार्डस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल वर्क्स इंजरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल अपने को लिखना है 120 से 150 शब्दों के अंदर। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी एक्सप्लोर करना है, पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन, इंक्लूड सजेशंस एड्रेसिंग इट एंड ये जो क्लूज़ हैं आपको दे रखे हैं। तो देखो यार, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो अपने को यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, तो हम सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे, फिर बाय है ना। अब सिंस यहाँ पर रिपोर्टर का नाम नहीं दे रखा है तो बाय XYZ है ना, लेकिन लिखना जरूर है आपको बाय लाइन। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या क्या बताएंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हजार्डियस है ना, क्यों कैसे यहाँ पर मैक्सिमम इंजरीज हो रही है। फिर उसके बाद क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, आप सब लिखोगे। फिर लिखोगे कैसे इग्नोर किया जा रहा है सेफ्टी रेगुलेशन को। फिर यहाँ पर जो मेन थीम है वो तो क्या है, मतलब आप हेडिंग में लिख दोगे तो कि वर्कर सेफ्टी इन द कंस्ट्रक्शन जोन। फिर आप लिखोगे कि क्या क्या वो रीज़न्स हैं है ना, जिससे इस तरह की सिचुएशन प्रिवेल होती है, आपके क्या सजेशंस हैं जिससे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन में ही पूरा फ्लो दे रखा है आपको, बस आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में उस चीज़ को पिरोना है। तो एक बार इसको लिख के देखिएगा, जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को आपको लिख के बताया था। देन ये सारे वैल्यू पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है सबसे पहले क्या हजार्डियस नेचर है, एग्जामिन करना है ना रीजंस को, तो रीजंस आप लिखोगे, क्या सजेशंस है वो लिखोगे। तो इस प्रकार से आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिपोर्ट्स को यहाँ पर कवर करने वाले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी मस्त वे में तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट को। और एक बार अगर हम सिलेबस देखें तो जो अपना 4th पॉइंट है सिलेबस का, इसके अंदर हमें रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिलेगा। 120 से 150 शब्द यहाँ पर लिखने हैं, 5 मार्क्स का आएगा। आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आ सकती है ना। हो सकता है कई बार कि दोनों आर्टिकल्स ही आ जाएँ, दोनों रिपोर्ट ही आ जाए, तो प्रिपेयर्ड सबके लिए रहना है। लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल रिपोर्ट दोनों में चॉइस आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप आर्टिकल को चूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है किसी भी इवेंट का जो कि ऑलरेडी टेकन प्लेस हो चुका है ना। और रिपोर्ट को भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, सोशल मीडियाज़ पर पब्लिश किया जाता है। इसमें हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स रहेंगे और जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन है रिपोर्टर का, वो इसमें नहीं दिया जाता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट रहेंगे, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन देना है तो फिर तो आर्टिकल बन जाएगा, ठीक। कुछ गाइडलाइंस है, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस का यूज़ करना है, 3rd पर्सन के अंदर अपने को इसको लिखने की कोशिश करना है, राइटर्स का पर्सपेक्टिव अवॉइड किया जाता है। बेसिक क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर दोगे तो आप रिपोर्ट आराम से बनाए ले जाओगे, ठीक है। व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ, इन प्रश्नों का आंसर करना है बस आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ तो भाई रिपोर्ट लिखोगे तो बस ये 6 पॉइंट को एड्रेस कर दो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता रखे हैं, व्हेन कब हुआ फंक्शन, वेयर कहाँ पर हुआ, वाई क्यों हुआ, है ना, मतलब एनुअल फंक्शन हुआ तो क्यों हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, है ना। व्हाट मतलब वही कि क्या क्या हुआ,
हु कौन कौन आया था एज ए चीफ गेस्ट, एंड हाउ है ना, हाउ द फ्लो वेंट, कैसा वो लास्ट में क्या लोगों का रिएक्शन रहा। तो कोई सा भी इवेंट आप आराम से इस अनुसार उसको डील कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो रिपोर्ट रहती है उसकी अगर हम आपको एक फॉर्मेट बताएं तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका हेडिंग, फिर लिखते हैं बाय लाइन, फिर आ जाता है प्लेस एंड डेट। प्लेस एंड डेट को आप हेडिंग और बाय लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो उसको लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस और डेट लिखते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। पास्ट टेंस में आपको लिखना है और रिपोर्ट के अंदर है ना, इसमें भी वही बॉडी, मेन इवेंट्स, कंक्लूजन, इस तरह से आपको उसको लिखना है। देन अगर हम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखें तो यहाँ पर मार्किंग पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि वही सबसे ऊपर फॉर्मेट है 1 मार्क का, हेडिंग बाय लाइन है ना, रिपोर्टिंग की प्लेस, एंड देन आपका पैराग्राफ का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ में वही सबसे ऊपर इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, फिर 1 या 2 बॉडी में आपकी बॉडी बीच वाली, फिर आपको लिखना है लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक। देन आपका आ जाता है फॉर्मेट का 1 मार्क रहता है, कंटेंट के 2 मार्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क है और 1 मार्क एक्यूरेसी का है ना। इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यार। स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और आपका नाम है अमरजीत, आप रिपोर्टर है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में। रिपोर्ट लिखनी है अपने को एंड बताना है कि हाउ द बैन इज़ बीइंग इग्नोर्ड, कैसे बैन को इग्नोर किया जा रहा है, और व्हाट डैमेज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग इज़ कॉजिंग टू द इन्वायरमेंट, क्या डैमेज वहाँ पर हो रहा है। आसान है। तो देखो सबसे ऊपर लिखेंगे हम अपना हेडिंग, तो हेडिंग क्या है हमारी रिपोर्ट की, एनवायरमेंट अनफ्रेंडली पॉली बैग्स, बाय किसके द्वारा लिखा गया है, अमरजीत जो कि स्टाफ रिपोर्टर है नेशनल हेराल्ड में। डेट एंड प्लेस, ठीक है, नई दिल्ली, और डेट अपनों ने यहाँ पर लिख दी। फिर उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को, है ना, कि इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट ने बैन किया प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें, ठीक। तो क्या, कैसे, वो 5-6 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। और जैसा मैंने बोला है, खैर रिपोर्ट का भी कोई भी फिक्स ढांचा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। बाय चांस मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन का ढांचा दे दिया है ना, वहाँ पर कोरोना के ऊपर लिखने का आ गया, ऑब्वियस ही बात है उसमें फिट नहीं होगा, ठीक। सो वो बस आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है और इसके अंदर बस वो 5-6 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, ठीक है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, 1-2 रिपोर्ट लिख के देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर मेट्रो लाइन है, उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है बेंगलोर में, आपका नाम निहार देव है और रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो वही बेसिक फॉर्मेट तो ये सबसे ऊपर हेडिंग, बाय लाइन, फिर आपका लोकेशन जहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है और डेट, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे वही इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो अब ये तो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा, है ना। बेसिक चीज़ में बस जो मैंने आपको आगे बताई वो याद रख लेना, तो आपका रिपोर्ट में एग्जाम मार्क्स। बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ पर सैम्पल पेपर में अब की बार जो प्रश्न दे रखा है रिपोर्ट के लिए वो कुछ इस प्रकार का है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ बिलीव टू बी हज़ार्डियस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल इंजरीज होती है, एंड सेफ्टी फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बाय द बिल्डिंग सेफ्टी, एक NGO है, तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी को हाईलाइट किया जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी रिपोर्ट की। रिपोर्ट लिखनी है आपको लोकल डेली न्यूज़पेपर के अंदर एंड 120 से 150 शब्दों का यूज़ करना है। नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, इनका आपको पालन करना है। तो क्या है यहाँ पर गाइडलाइंस, है ना, जैसे टूल बॉक्स, टॉक, वीडियो डेडिकेशन, स्पीच, सेफ्टी गेम्स, है ना। तो इन सभी को आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। तो वही है वैल्यू पॉइंट्स, ठीक है, इसको लिखना है। सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, फिर रिपोर्टर कौन है वो लिखेंगे, कहाँ से रिपोर्टिंग की जा रही है और डेट क्या है वो लिखेंगे। फिर अपनी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी को 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक। क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो कि रीज़न, क्यों सेफ्टी यहाँ पर ज़रूरी है ना, किसकी सेफ्टी, कब, कैसे, है ना, किसने उस इवेंट को अटेंड किया, ये सब आपको लिखना है। फिर इवेंट की डिटेल्स आपको इस क्लू का माध्यम लेना है ना, कि जो स्पीकर थे उन्होंने क्या क्या भाषण दिए। फिर कंक्लूड आपको कर देना है बाय इंक्लूडिंग द विटनेसेस, है ना, और पार्टिसिपेंट के अकाउंट्स। तो उन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको लिखिएगा और मुझे आप इसको शेयर कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और मैं आपके रिपोर्ट्स को वहाँ पर से चेक करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।